हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है फर्मी डायरेक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये जो लॉ है वो फर्मी और डायरेक ने दिया था। तो सबसे पहले आता है बेसिक पोस्टुलेट्स। द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड टू डिराइव फर्मी डायरेक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जो नीचे कंडीशन दिया है वो पूरा होना चाहिए फर्मी डायरेक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिराइव करने के लिए। सबसे पहला कंडीशन है The particles of the system are identical and indistinguishable. जो पार्टिकल है सिस्टम में वो आइडेंटिकल होना चाहिए, एक ही टाइप का होना चाहिए और इनडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। ए बी सी करके हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ऐसे जैसे डॉट होता है वैसे होना चाहिए, इनडिस्टिंग्विशेबल। फिर उसके बाद सेकेंड पोस्टुलेट है The number of phase space cells must be larger than the number of particles. इधर जो phase space cell का नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। जो phase space cell है उसका नंबर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। नंबर थर्ड है The minimum size of the cell in phase space is equal to h cube. जो मिनिमम साइज है एक सेल का वो h क्यूब के बराबर होना चाहिए। वह h is 6.625 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड, जहाँ पे h जो है वो 6.625 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड के बराबर है और उसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। फिर उसके बाद आता है फोर्थ पोस्टुलेट। The particles must obey Pauli exclusion principle, that is only one particle can occupy one cell in the phase space. जो पार्टिकल है वो Pauli exclusion principle को ओबे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। Pauli exclusion principle क्या है? एक फेज स्पेस के सेल में एक ही पार्टिकल जो है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट है Fermi Dirac statistics is applicable to identical and indistinguishable particles having half integral spin. जो Fermi Dirac statistics है वो identical और indistinguishable particles पे apply होगा जिसका spin जो है वो half integral होगा, जहाँ पे n जो है वो integer है, इंटीजर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फर्मियंस और उन पार्टिकल्स को हम फर्मियंस कहते हैं। यानी कि जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स है वो फर्मियंस पे अप्लाई होगा। तो ये जो है 5 पोस्टुलेट्स है जो कि फॉलो होना चाहिए फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को डिराइव करने के लिए। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ एन आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एन आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है। These particles have definite energies or momenta and occupy definite positions. और ये जो पार्टिकल है उसका खुद का डेफिनेट एनर्जी होगा, डेफिनेट मोमेंटा होगा और डेफिनेट पोजीशन होगा, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं वैसा एनर्जी, मोमेंटा, मोमेंटम और पोजीशन होगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एनर्जी और मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, most probable state of the system, the phase space is divided into energy groups or compartments or energy levels. Now अगर हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो एनर्जी है या जो मोमेंटम है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है इन पार्टिकल्स का इक्विलिब्रियम स्टेट में, जिसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कहते हैं सिस्टम का, हम क्या करेंगे, जो फेज स्पेस है उसको हम एनर्जी के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे, लेवल्स में डिवाइड करेंगे। Each compartment or energy level correspond to definite energy interval or momentum interval of the particles. And जब हमने phase space को energy level में divide किया तो जो हर energy level है उसका एक रेंज होगा एनर्जी का, एक इंटरवल होगा एनर्जी का या मोमेंटम का। ठीक है, ये जो E2 है वो एक इंटरवल होगा एनर्जी का।
करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। ईच कंपार्टमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री सेल्स ईच ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू h क्यूब। ये जो फेस स्पेस है उसको सबसे पहले हमने कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है, और ये जो हर कंपार्टमेंट है उसको हमने फर्दर सेल्स में डिवाइड किया है, और हर सेल का वॉल्यूम जो है वो h क्यूब के बराबर होता है, वे h इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इज प्लैंक्स कांस्टेंट। जहाँ पे ये जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो सेल का जो वॉल्यूम है वो प्लैंक्स कांस्टेंट क्यूब के बराबर होगा। Each compartment contains large number of cells and each cell cannot have more than one particle. हर कंपार्टमेंट में बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स है, लेकिन हर एक सेल में एक ही पार्टिकल होगा, एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं होगा। Let the total energy of the system is divided into large number से k of energy levels. हम सपोज करते हैं जो एनर्जी लेवल है उसको E के तक हमने डिवाइड किया है, लार्ज नंबर ऑफ E के लेवल्स में हमने डिवाइड किया है। सपोज द एवरेज एनर्जी ऑफ दीज लेवल्स आर E1, E2, E3, E रिस्पेक्टिवली, और ये जो एवरेज एनर्जीज है वो यहाँ पे दिया है, E1, E2, E3, E के लेवल्स में हमने एनर्जी E को डिवाइड किया है, ठीक है। लेट N1, N2, N3, Nk बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स सच दैट N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन प्लस Nk इज इक्वल टू N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। और हम सपोज करते हैं कि जो एनर्जी लेवल E1 है उधर N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एनर्जी लेवल E2 है उधर N2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और Ek में N के नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और ये जो पार्टिकल्स है उसको जब हम सम करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा। Now consider ith energy level which is further divided into Gi sub-levels or cells. हम consider करेंगे कि हमारे पास जो है एक energy level है जिसको हम Ei consider करेंगे, और ये जो energy level है उसको further divide किया है सब energy level में जिसको हम cell कहते हैं, ठीक है। It means Ni particles in ith energy level is to be distributed among Gi cells or sub-levels. इस energy level को हमने Gi levels में cells में divide किया है, और हमें जो है Ni particles को इस Gi levels में सब लेवल्स में सेल्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वन सेल कैन अकोमोडेट ओनली वन पार्टिकल, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक एक सेल में सिर्फ एक ही पार्टिकल आ सकता है, और ये जो पोर्शन है उसको हम डायरेक्ट समझते हैं, इस पोर्शन को हम नहीं लिखेंगे। हमारे पास जो है दो सेल्स है, हम सपोज करते हैं पहला वाला कंडीशन जो कि हमने पहले किया था, और 3 पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे 3 पार्टिकल 2 सेल में जा ही नहीं सकता, ये जो अरेंजमेंट है वो हो ही नहीं सकता। इस चीज़ के होने के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स है वो ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। तो हम सपोज करते हैं हमारे पास 3 सेल्स है, सेल नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और 2 पार्टिकल्स है, ऐसे करके हमारे पास 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे पहला कंडीशन तो है यहाँ पे पार्टिकल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे पार्टिकल हो सकता है थर्ड जो है वो खाली हो सकता है, या हो सकता है दूसरा अरेंजमेंट, यहाँ पे पार्टिकल है यहाँ पे नहीं है यहाँ पर है, या तीसरा अरेंजमेंट है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे पार्टिकल है, इधर पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो हो सकता है, और एक सेल में 2 पार्टिकल्स जो है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वॉल है विच इज इक्वल टू Gi-1, वो यहाँ पे हम एज अ पार्टिकल कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो वॉल है वो मैटर नहीं होता। क्या मैटर होता है, सेल्स विथ पार्टिकल्स और विदाउट पार्टिकल जो है वो मैटर होता है। तो ये हमारा सेल है सपोज, ये हमारा जो है 3 सेल्स है सपोज, और हमारे पास 2 पार्टिकल है। तो अरेंजमेंट में क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट हो सकता है,
और ये वाला जो है वो खाली हो सकता है। सबसे पहला तो ये है, एक टाइप ऑफ पार्टिकल को हम कंसिडर करेंगे एक सेल जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है, इस वाले कंडीशन को। और दूसरा टाइप ऑफ पार्टिकल हम कंसिडर करेंगे एम्प्टी सेल, वो सेल जो कि खाली है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन हो सकता है? अगर हमारे पास जो है 3 सेल्स जो है वो प्रेजेंट है और 2 पार्टिकल्स को हमें इन 3 सेल्स में डिवाइड करना है, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहला कंडीशन तो ऐसे आ सकता है, सबसे पहला पार्टिकल, फिर पहले सेल में पार्टिकल, फिर दूसरे सेल में पार्टिकल, तीसरा खाली। या दूसरा कंडीशन हो सकता है, दूसरा वाला सेल खाली है, पार्टिकल साइड में प्रेजेंट है, या पहला सेल जो है वो खाली है, पार्टिकल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, साइड्स में प्रेजेंट है। तो हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो है 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, एक है ये वाला पार्टिकल और दूसरा है खाली। और यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है कि जो खाली है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम परम्यूटेशन का यूज करेंगे। तो ये जो पार्टिकल है वो किसके बराबर है? Ni के बराबर है ये जो पार्टिकल्स है। और जो एम्प्टी है वो किसके बराबर होगा? खाली जो है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा Gi माइनस Ni के। कैसे? सपोज हमारे पास जो है कितने सेल्स है? Gi नंबर ऑफ सेल्स है। कितने सेल्स है? Gi नंबर ऑफ सेल्स है। और हमारे पास जो है वो Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। कंडीशन क्या है? एक ही सेल में एक ही पार्टिकल आएगा। तो ये दोनों जो है, सपोज करते हैं Ni3 है, तो ये जो Gi सेल्स है उधर एक सेल में एक ही पार्टिकल आएगा, तो 3 ऐसा सेल होगा जिसमें पार्टिकल है, बाकी सारा जो है वो एम्प्टी होगा। तो जो एम्प्टी सेल्स है वो होगा Gi माइनस 3, जहाँ पे 3 जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो हम Ni लिख सकते हैं। तो एम्प्टी सेल्स जो है वो होगा Gi माइनस Ni के बराबर। तो हमारे पास जो है 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल और दूसरा एम्प्टी। यहाँ पर ये जो पार्टिकल है वो Ni है और ये जो खाली है वो Gi माइनस Ni के बराबर है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन दोनों के सम के बराबर होगा। और अगर हमें परम्यूटेशन करना है n पार्टिकल्स का, जिसमें n1 जो है वो एक टाइप ऑफ पार्टिकल है और n2 जो है वो दूसरे टाइप ऑफ पार्टिकल है, तो वो किसके बराबर आता है? उसका परम्यूटेशन n फैक्टोरियल n1 का फैक्टोरियल n2 का फैक्टोरियल के बराबर आता है। तो यहाँ पे जो टोटल है वो इसके बराबर है, उसको हमें सम करना है Ni प्लस Gi माइनस Ni। सम करेंगे तो वही आएगा, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ठीक है, का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय Ni का फैक्टोरियल Gi माइनस Ni का फैक्टोरियल। ये और ये जो है वो कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा Gi का फैक्टोरियल Ni Gi माइनस Ni का फैक्टोरियल। तो ये जो है हमारा अरेंजमेंट है, हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे दिया है, इसी पार्ट को हम लिखेंगे डायरेक्ट, बाकी सारी चीज़ों को हम स्किप करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ Ni पार्टिकल्स इन Gi सेल्स इज Gi फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल Gi माइनस Ni का फैक्टोरियल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट है वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है Ni पार्टिकल्स का। Similarly, total number of meaningful arrangement of particle like N1, N2, N3 in other cells like G1, G2, G3 can be calculated। और उसी तरीके से ये जो पार्टिकल्स है उनका भी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें Wn1 निकालना है तो n के जगह पे i के जगह पे हमें 1 पुट करना है, 2 निकालना है तो i के जगह पे हमें 2 पुट करना है दोनों साइड में, और 3 निकालना है तो i के जगह पे हमें 3 पुट करना है। ठीक है, Therefore, total number of ways of thermodynamic probability for a macrostate N1, N2, N3 so on up to Nk is given by, तो जो total number है वो इंडिविजुअल के
इनटू के बराबर होगा। जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है एक कंपोजिट स्टेट का इंडिपेंडेंट इवेंट्स के, वो बराबर होता है इंडिविजुअल स्टेट के थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के। तो वही यहाँ पे किया है। n1 का वैल्यू हम लिखेंगे, n2 जब होगा तो n2 का जो वैल्यू हमें मिलता है फॉर्मूला से इनटू सो ऑन अप टू nk के बराबर होगा। फिर उसके बाद जैसे कि जब प्लस होता है तब हम समेशन का यूज़ करते हैं, नंबर्स के बीच में प्लस होता है, ठीक है, तब हम समेशन का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जब नंबर्स के बीच में इनटू होता है तब हम जो है कैपिटल पाई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल पाई यूज़ करेंगे, i इज़ इक्वल टू 1 to k, यही वाला चीज़ जो है वो आएगा, जहाँ पे i जो है वो 1 से लेके k तक हमें इनटू करना है। यहाँ पे वैल्यू में पहले 1 पुट करना है, इनटू 2 पुट करना है अप टू k, और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद हमें लॉग अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ w, और इस टर्म पे हमें लॉग अप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, सपोज करते हैं ये वाला टर्म जो है वो a है, ये वाला टर्म जो है वो b है, और ये वाला टर्म जो है वो c है। और जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो जो इनटू है वो प्लस में चेंज होता है, मीनिंग लॉग ऑफ m इंटू n जो है वो बराबर होता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n के, ठीक है। तो इनटू जो है वो प्लस में चेंज होगा, तो पाई की जगह पे हमें समेशन लिखना है। फिर उसके बाद लॉग ऑफ, सपोज करते हैं a अपॉन बी सी है, जहाँ पर ए बी सी हमें पता है क्या है, वो बराबर होगा लॉग ऑफ a, डिवाइड में माइनस आता है, माइनस लॉग ऑफ बी सी के, एंड विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस b इंटू सी जो है वो लॉग ऑफ b प्लस लॉग ऑफ c के बराबर होगा, और वो बराबर आता है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b माइनस लॉग ऑफ c के, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या होगा, आफ्टर अप्लाइंग लॉग ये इक्वेशन बनेगा, जहाँ पे a जो है वो gi का फैक्टोरियल है, b जो है वो ni का फैक्टोरियल है, एंड c जो है gi माइनस ni का फैक्टोरियल है। तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन। Since ni and gi are very large, so applying Stirling formula log of n factorial is equal to n log of n minus n, we have यहाँ पे जो ni है that is the number of particles, और gi that is the number of cells, वो बहुत ही लार्ज है, तो हम स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे जहाँ पर gi और ni है। यहाँ पे हम स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म, दिस स्टर्लिंग फार्मूला, n फैक्टोरियल की जगह पे हमें n log of n माइनस n लिखना है। यहाँ पे gi फैक्टोरियल है तो gi log of gi माइनस gi आएगा, और उसी तरीके से यहाँ पे हमने स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद जो माइनस है उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लाया है, ठीक है। तो साइन चेंज होगा, पहले माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, एंड उसी तरीके से यहाँ पे जी आई और एन आई है, तो यहाँ पर भी हमने स्टर्लिंग फार्मूला जो है अप्लाई किया है। इसका जो स्टर्लिंग फार्मूला है वो बराबर है लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल का स्टर्लिंग फार्मूला जो है, पहले इस टर्म को हम लिखेंगे जी आई माइनस एन आई, फिर पूरा जो टर्म है उसको लिखेंगे लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई, फिर आएगा माइनस जी आई माइनस एन आई, ठीक है। और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा जो कि यहाँ पे किया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे जी आई है प्लस जी आई, यहाँ पे माइनस जी आई है, हो गया कैंसिल। यहाँ पे माइनस एन आई, यहाँ पे प्लस एन आई है, हो गया कैंसिल। तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स कीपिंग जी आई कॉन्स्टेंट वी गेट। नाउ हमें दोनों साइड को, लेफ़्ट एंड राइट साइड, डिफ्रेंशिएट करना है, और यहाँ पे हमें जी आई जो है उसको कांस्टेंट रखना है। तो सबसे पहले लॉग ऑफ डब्ल्यू का डिफ्रेंसिएशन जो है वो होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ऑफ डब्ल्यू। समेशन को वैसे ही हम बाहर लिखेंगे,
gi is constant and log of a constant term is also constant and दो constant को जब हम multiply करेंगे हमें constant आंसर मिलेगा and constant का differentiation जो है वो 0 होता है। और इस term को differentiate करने के लिए हमें u into v का जो differentiation है उसके formula को apply करना होगा। पहले u को differentiate करना होगा, v को वैसे ही रखना होगा, फिर उसके बाद v को वैसे ही रखना है, फिर उसके बाद u को वैसे ही रखना है, v का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे सबसे पहले ni को वैसे ही रखा है, पहले हम इस टर्म को फिर हम इस टर्म को कर सकते हैं, बीच में प्लस आएगा और प्लस जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ni को वैसे ही रखा है, log ऑफ ni का डिफरेंशिएशन होता है 1/ni dni जो कि यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद हमने log ऑफ ni को वैसे ही रखा है और ni का डिफरेंशिएशन जो है वो होता है dni, वो हमने किया है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, माइनस साइन तो है, gi और gi माइनस ni इज़ u और log ऑफ दिस इज़ v का पहले हमने डिफरेंशिएट किया है जो कि इस टर्म के बराबर आएगा और gi ni को वैसे ही रखा है। और जब हम log ऑफ gi माइनस ni का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/gi माइनस ni डिफरेंशिएशन ऑफ gi माइनस ni। नाउ ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ gi माइनस ni जो है डिफरेंशिएशन ऑफ gi माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ni के बराबर होगा। ये कांस्टेंट है तो 0 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ni आएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस dni जो कि यहाँ पे आया है। फिर उसके बाद हम जो है इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ gi माइनस ni हमने अभी किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ gi माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ni आएगा, gi कांस्टेंट है, 0 माइनस dni आएगा, माइनस dni आएगा जो कि यहाँ पे लिखा है और log को हमने वैसे ही रखा है। साइन हमें पता है कैसे आता है, माइनस प्लस, तो उसको हमें चेक करना है और माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस है होगा प्लस, यहाँ पे dni प्लस में है और यहाँ पे dni माइनस में है, हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा ये दो टर्म्स। dni को हमने कॉमन बाहर निकाला है तो आएगा log ऑफ gi माइनस ni माइनस log ऑफ ni इज़ इक्वल टू 0 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमें मिल गया है। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए जो W है वो मैक्सिमम के बराबर होता है, तो log ऑफ W जो है वो भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। एंड जब भी हम किसी मैक्सिमम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जो है 0 के बराबर आता है, तो d log ऑफ W जो है वो 0 के बराबर होगा। और हमें इक्वेशन नंबर 3 से पता चला है कि जो d log ऑफ W है वो इस टर्म के बराबर है, तो ये वाला जो टर्म है वो 0 के बराबर होगा और उसको हम इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर करेंगे। नाउ द कॉन्स्टेंट्स ओबेड बाय द सिस्टम ऑफ n इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर, जो कॉन्स्टेंट्स जो कंडीशन जो है n इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ओबे करता है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर कांस्टेंट। जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिसको हम समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to k करके लिखते हैं वो कांस्टेंट होता है, यानी कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट है वो 0 के बराबर होगा। dn1 डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ पर dni आएगा और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 5। समेशन ऑफ dni इज इक्वल टू 0 जो कि dn के बराबर है। नंबर 2 है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है सिस्टम का जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वो जो है वो कांस्टेंट होता है, तो समेशन ऑफ EI जो है वो कांस्टेंट होगा। और जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म करते हैं तो वो 0 के बराबर आता है। यहाँ पे E जो है वो एनर्जी है। सपोज हमारे पास जो है n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n1 जो है हम 3 कंसिडर करेंगे, 1 2 3 पार्टिकल्स है हमारे पास।
तो हर पार्टिकल का जो एनर्जी है वो E1 होगा, ठीक है। तो E जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज़ N1 इंटू E1 के बराबर आएगा, प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सेल सेकेंड E2 प्लस सो ऑन N तक आएगा, ठीक है, K तक आएगा। और जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन होगी। एनर्जी तीनों पार्टिकल्स की सेम है तो E1 जो है वो बराबर बाहर आएगा, ठीक है, और DNI जो है वो अंदर बचेगा। एंड सेम केस इज़ फॉर दिस, तो इसलिए जो EI DNI है वो 0 के बराबर आता है और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 6। फिर उसके बाद लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 5 बाय अल्फ़ा एंड इक्वेशन नंबर 6 बाय बीटा एंड सब्ट्रैक्ट दीज इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ऑफ W निकालना है। तीनों स्टैटिस्टिक्स में जो भी वैल्यू आता है वो आएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ऑफ W निकालने के लिए सबसे पहले हमें W निकालना होगा, दैट इज़ द थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। उसको निकालने के बाद जो है लॉग अप्लाई करना होगा और फिर उसके बाद उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कीपिंग Ni एंड Gi कांस्टेंट, तो हमें कोई ना कोई वैल्यू जो है वो मिलेगा। फिर उसके बाद जो है ये कंडीशन, दिस इज़ अ कॉन्स्ट्रेंट जो कि तीनों स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है, ये जो कंडीशन है वो फॉलो होता है बोल के हमें कहना होगा। ये कॉन्स्टेंट जो है वो फॉलो करता है, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कांस्टेंट रहता है। और फिर उसके बाद हमें जो है जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है, वो भी हमें कहना होगा, वो भी हमें दिखाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन है इसको हमें अल्फ़ा से डिनोट करना, अल्फ़ा से इंटू करना होगा। ये सारे टर्म जो है वो 0 के बराबर आता है और ये जो टर्म है उसको हमें बीटा से इंटू करना होगा और ये जो टर्म है उसमें से इन दोनों को हमें माइनस करना है और इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे तो तीनों 0 है, 0 आएगा और यही इक्वेशन जो है वो हमें आंसर देगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देगा तीनों स्टैटिस्टिक्स का। तो वही यहाँ पे किया है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ऑफ W जो है वो इस टर्म के बराबर आता है माइनस अल्फ़ा DNI माइनस बीटा EI DNI, समेशन यहाँ पे दिया है, उसके बराबर आता है 0। तो ये वाला इक्वेशन हमें मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, DNI को कॉमन बाहर निकालना है और यहाँ पे log ऑफ M माइनस log ऑफ N है, जिसको हम log ऑफ M डिवाइडेड बाय N करके लिख सकते हैं और DNI को बाहर जो है हमने कॉमन निकाला है और समेशन को भी हमने बाहर कॉमन निकाला है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 7। सिंस द वेरिएशन ऑफ DNI आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 7 कैन बी रिटन एज, ये जो DNI का वेरिएशन है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ये जो टर्म है उसको हम कंसिडर करते हैं x और ये जो x है वो अलग अलग होगा। सिंस यहाँ पे I है तो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग होगा, तो x1 x2 x3 कंसिडर करेंगे और तब जो है dn1 dn2 dn3 हमें मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन है उसको अगर हम समेशन के बिना लिखेंगे तो हमें कैसा इक्वेशन मिलेगा, x1 dn1 प्लस x2 dn2 प्लस सो ऑन अप टू xk dnk इज इक्वल टू 0 करके हमें मिलेगा जब हम समेशन को हटाएंगे, ठीक है। जहाँ पे ये जो x1 x2 है वो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो है, तो यहाँ पे ये जो dn1 और dn2 है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। डिपेंड नहीं है मतलब कि ये अपने मर्ज़ी से चेंज होता है, ये अपने मर्ज़ी से चेंज होता है और ये अपने मर्ज़ी से चेंज होता है। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, राइट हैंड साइड पे जो है वो 0 है, तो
लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स है वो सारे जो है ज़ीरो होना चाहिए इंडिविजुअली, ताकि जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स है वो ज़ीरो हो, यानी कि 0 + 0 + 0, तभी तो हमें ज़ीरो मिलेगा, है ना। अगर ये जो टर्म है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता तो हो सकता था कि जब dn1 ज़ीरो होता है तो dn2 भी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं है। यहाँ पे dn अपनी मर्ज़ी से चलता है, dn2 अपनी मर्ज़ी से चलता है, तो इसलिए जितने भी टर्म्स है उन्हें इंडिविजुअली ज़ीरो होना पड़ेगा, और वही यहाँ पे दिया है, समेशन को जो है हटाया है। तो ये जो टर्म है वो इंडिविजुअली ज़ीरो के बराबर होगा, हम समेशन को नहीं लिखेंगे। dni को जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 जो है वो 0 के बराबर ही होता है, हमें पता है ये सारे जो है 0 के बराबर होगा, तो ये जो टर्म है वो 0 के बराबर होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का साइड चेंज करेंगे, माइनस अल्फ़ा जो है वो प्लस अल्फ़ा होगा और माइनस बीटा EI जो है वो प्लस बीटा EI होगा। एंड जब हम लॉग का साइड चेंज करेंगे तो वो E बन जाएगा और ये जो टर्म है वो पावर में आ जाएगा, और इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं GI/NI माइनस NI/NI, और ये कैंसिल 1, तो हमें मिलेगा GI/NI -1 इज इक्वल टू दिस टर्म, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻A + B जो है वो e⁻A e⁻B के बराबर हो सकता है। ये है व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, उल्टा किया है, ठीक है। और ये जो -1 है उसका हमने साइड चेंज किया है तो आएगा +1, और इस इक्वेशन को हम उल्टा लिखेंगे, जो ऊपर है उसको नीचे और जो नीचे है उसको हम ऊपर लिखेंगे, तो हमें मिलेगा NI/GI इज इक्वल टू 1/e⁻α e⁻βEI +1, और इस GI को अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म, और बीटा जो है वो 1/kBT के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम 1/kBT लिखेंगे बीटा की जगह पर। बीटा EI क्या होगा, EI/kBT होगा, बिकॉज बीटा जो है वो 1/kBT के बराबर है, तो वही यहाँ पे लिखा है। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 रिप्रेजेंट्स द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ओबीइंग फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, और ये जो इक्वेशन है वो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल के बारे में बताता है जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है। मोस्ट प्रोबेबल मीन्स ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तो हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बारे में पढ़ने के लिए हम एवरेज का यूज़ करते हैं या प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, ये जो इक्वेशन 8 है उस डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, और इक्वेशन नंबर 8 को हम कहेंगे फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।